मुकुल रॉय की घर वापसी का मतलब है आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल की सियासत के लिहाज से ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और सांसद अपराजिता सारंगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, मुकुल रॉय की घर वापसी क्या आने वाले दिनों में सामान्य बात पश्चिम बंगाल की सियासत के लिहाज से, या इसका असर कुछ व्यापक? देखिए, एक ऐसे समय जब विपक्ष चाहता है कि एक ज्वाइंट कैंडिडेट आ जाए और उसके लिए हलचलें भी शुरू हो गई हैं। ममता बनर्जी ने जिस ढंग से बंगाल जीता है और जिस ढंग से अपनी लीडरशिप दिखाई है, उसके बाद बेहतर ये होगा कि ममता अपने पुराने घर को वापस सजा लें, तब वो स्ट्रांग नेत्री के तौर पर उभर के आएंगी। और आपको पता है अनुराग, सत्ता सबसे बड़ा चुंबक होता है, वही चुंबक मुकुल राय को टीएमसी में खींच के लेकर आया है। और पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल हिंसा आप जानते हैं किस तरीके की होती है। वहाँ राजनीतिक दुश्मनी होती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता नहीं होती। वहाँ पे अपोजिशन के लीडर शायद सीधे मुंह एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियाँ शायद दूसरे राज्यों में देखने को नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मुकुल राय को लगा होगा कि जंगल में रह के शेर से बैर नहीं लेना चाहिए। और ममता बनर्जी अपने आप को वेस्ट बंगाल का टाइग्रेस बता चुकी है। सत्ता सबसे बड़ा चुंबक होता है, इसीलिए मुकुल राय भी खींच कर आ गए। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, बड़ी दिलचस्प कहानी टीएमसी के कुछ नेताओं ने मुझे बताई है। उनका कहना है कि मुकुल राय की बीमार पत्नी ने खुद मुकुल राय को कहा कि अब आपको वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि टीएमसी ही आपका वास्तविक घर है। तो इसके पीछे एक इमोशनल कहानी भी बेची जा रही है। और ममता ने खास तौर पर उन लोगों को संदेश दिया है जो आना तो चाहते हैं, क्योंकि तृणमूल सत्ता में वापस आ गई है, लेकिन कुछ नाम उन्होंने लिस्ट में ऐसे भी छांट के रखे हैं जिनको वो वापस बिल्कुल नहीं लेंगी। जैसे शुभेंदु अधिकारी, एक राजनीतिक अदावत सी, पॉलिटिकल दुश्मनी सी उनसे हो गई है। और शुभेंदु अधिकारी के आसपास के लोग, बाकी सब लोगों को लेने में वो ओपन है। और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी से कई विधायक टूट के वापस तृणमूल कांग्रेस में जा सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी जुड़ चुके हैं। लेकिन अपराजिता जी, शुभेंदु अधिकारी का बयान कुछ दिन पहले आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे जीते जी कोई भी नेता जो बीजेपी में आया है वो वापस टीएमसी में नहीं जाएगा। क्या मुकुल रॉय की घर वापसी के बाद शुभेंदु अधिकारी की क्रेडिबिलिटी पार्टी में, संगठन में कुछ कमजोर होती नजर आएगी? आप सबको मेरा नमस्कार। शुभेंदु अधिकारी जी ने अपना मंतव्य सबके समक्ष उपस्थापित किया। यह उनका व्यक्तिगत मंतव्य है। इस विषय में मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन जरूर कहूंगी आज जो मुकुल राय जी ने किया यह उनके चरित्र को दर्शाता है। देखिए, कुछ लोग, बहुत विनम्रता के साथ ये बात कहूंगी, कुछ लोग हमारे बीच होते हैं जिनका मेरुदंड नहीं होता है और वो देखते हैं कि बारिश किस तरफ हो रही है और जिधर बारिश उधर छाता जी। अभी वो बंगाल में है, उन्हें लग रहा है बंगाल की टीएमसी उनका घर है। हम 3 सीट से 77 सीट तक गए हैं जी। और निश्चित तौर पर आगामी 5 वर्षों में हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी होने वाली है और हम निश्चित तौर पर बंगाल में अपनी राज्य सरकार का गठन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उस समय वो फिर चिंता करने लगेंगे कि कैसे हम बीजेपी में जाएं। ठीक है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ जो मुस्कुरा रहे थे अपराजिता जी, आपकी बात पर मुझे लगता है अपराजिता जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब मुकुल रॉय आए थे तब क्या उनका मेरुदंड था? देखिए, पुश फैक्टर होता है और पुल फैक्टर होता है। आज के दिन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बलिष्ठ नेतृत्व की वजह से, विकास की राजनीति की वजह से पुल फैक्टर है। हमारे रास्ते, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। जो हमारी विचारधारा के साथ सिंक कर काम करना चाहते हैं वो आते हैं। और मुझे लगता है कि एक ऐसी पार्टी है जहां प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं किया जाता है जैसे कांग्रेस में किया जाता है। आलोक जी अभी हंसेंगे जी, लेकिन कांग्रेस में जैसे किया जाता है, अन्य पार्टियों में किया जाता है। देखिए, टीएमसी एक क्षेत्रीय दल है और ममता बनर्जी जी अब सपना देख रही हैं देश पर कब्जा करने की। कितनी हास्यास्पद बात है। ठीक है, लेकिन आलोक शर्मा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? दल है और अपराजिता सारंगी मेरुदंड का जिक्र करती हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। पूछ लिया कि मेरुदंड थी कि नहीं पहले, और उनका चरित्र का कौन सा बैरोमीटर है कि जो नापते हैं
और ये भी बता दें कि जो कल जितिन प्रसाद जी आए हैं वो चरित्रवान है कि नहीं है और उनका भी कोई मेरुदंड है कि नहीं। बीजेपी इसका भी एक सर्टिफिकेट इशू कर दे। और बारिश है कि नहीं, कल तो वैसे आंधी भी काफी चली थी। मुझे लगता है कि प्रतिभा की भी बात की हमारी बहन ने। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के गए हुए 3 लोग नॉर्थ ईस्ट में चीफ मिनिस्टर हैं, तो लगता है कांग्रेस में ज्यादा प्रतिभा है और बीजेपी के पास शायद प्रतिभा नहीं है। और वेस्ट बंगाल में भी यही था कि तमाम लोग जो बाकी दलों से आए थे उनको ले लिया था। कहां से आया, कौन आया, मुझे नहीं पता है और क्यों आया, लेकिन यही 10 दिन पहले पूरी बीजेपी इन्हीं शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय को बहुत चरित्रवान बता रही थी और कह रही थी कि साहब इनके खिलाफ तो कोई जांच ही नहीं होनी चाहिए, बाकी सबको जेल में डाल दो क्योंकि इनको बीजेपी के वॉशिंग पाउडर से हमने धोया है, ये बिल्कुल अब चरित्रवान और गोरे चिट्टे हो गए हैं। तो आज वो वापस गए हैं तो कुछ नोएडा के न्यूज चैनल्स ये भी चलाएंगे कि वो घोटाले वाले जो थे मुकुल राय वो वापस चले गए हैं और बीजेपी ने किनारा कर लिया है। तो आज इस तरह का भी कुछ चलेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि बीजेपी सबसे ज्यादा मौका परस्त है। बीजेपी का ही मेरुदंड नहीं है। तमाम लोग जो उत्तराखंड से गए थे, हमारे एक मुख्यमंत्री गए थे, इनसे पूछे ना कहाँ है साहब वो बहुगुणा साहब, पता चला कि वो सड़कों पर घूम रहे हैं खाली। ये लोग केवल मौके पर दूसरे लोगों को लोभ, लालच, डर, शाम दाम, दंड, भेद सब अप्लाई करके तोड़ लेते हैं। यही इनका गुजरात मॉडल है, यही पार्टी विद दीपक सर हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, विकास चंद्रा हमारे सहयोगी हैं, धीरेन्द्र पुंडीर हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी हैं। दीपक सर। जी बिल्कुल आलोक भाई, आप अपराजिता जी के सामने आपने कई सवाल उठाए हैं। मैं आपसे ये, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब आपकी पार्टी में आए थे तब मुकुल राय का मेरुदंड था या नहीं था अपराजिता जी? देखिए, मैंने कहा हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। जिसको हमारी विचारधारा अच्छी लगती है, जो विकास की राजनीति चाहते हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गवर्नेंस मॉडल के प्रति आकर्षित होते हैं, वो आएंगे और आते रहेंगे। जहां तक आलोक जी की बात है, मैं सिर्फ कह दूं, आज प्रियंका गांधी जी ने बौखलाहट में, डर से, भय से 2 नेताओं को बुलाया है। एक सचिन पायलट है और दूसरे सिद्धू जी हैं जी। तो मुझे लगता है अपने गिरबान में झांके और आप मंथन करें। अभी पूरे देश ने कांग्रेस को नकार दिया, अभी तो देखिए अब क्या करना चाहिए। दूसरों पर ना हंसे और दूसरों पर छीटाकर्षी न करें। ठीक है, लेकिन इनके सर मुकुल रॉय की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े किए जाएंगे आने वाले वक्त में। इच्छा हुई फिर से घर लौट जाने की तो चले जाए। इनके सर देखिए जी, अच्छा नहीं, देखिए ये बड़ा वियर्ड लॉजिक है। जब ये बड़ा वियर्ड लॉजिक हो जाता है कि जब वो, जैसे दीपक ने पूछा, बड़ा अच्छा सवाल था कि जब आपके यहाँ आते हैं तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री के आइडियोलॉजी से आते हैं, वो आइडियोलॉजी से मुतासिर होकर देश का विकास देख के आते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस उसमें जाते हैं तृणमूल में तो उनका चरित्र खराब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लॉजिकली हास्यास्पद है। बहरहाल ये है कि मुकुल राय या इस तरह प्रॉब्लम इनकी नहीं है, प्रॉब्लम तृणमूल के बीजेपी के कैरेक्टर की है। कैसे आप, कम से कम बीजेपी तो आइडियोलॉजिकल पार्टी है, पहले बीजेपी आइडियोलॉजिकल पार्टी है, कम से कम उसे चाहिए कि वो लोग जो उस आइडियोलॉजी से वेडेड 10 साल नहीं रहे, आप लेते कैसे हैं, किस आधार पे लेते हैं आप, कैसे आपको पता लगता है कि आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है? जतिन प्रसाद अचानक जुड़ जाते हैं आइडियोलॉजी से, कल तक बीजेपी को गाली देते हैं वो लोग और अचानक जुड़ जाते हैं। तो आप भी तो एक मौके की राजनीति, सत्ता की राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी जब ये करती है तो आम जनता को ये बहुत अच्छा नहीं लगता। जैसे ही इलेक्शन आता है आप लोगों को लेने लगते हैं। तृणमूल कर रही है तो हम मान सकते हैं कि वो एक रीजनल पार्टी है, उसके लिए आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करता नहीं है। आइडियोलॉजी, स्ट्रक्चर, कैडर, क्योंकि वो यूनी लीडरशिप पार्टी है। लेकिन कम से कम जब बीजेपी करती है तो देश में जो मैसेज आता है, और ये छोटे छोटे मैसेज होते हैं जो कि किसी पार्टी के प्रति दुराव पैदा करते हैं, तो बीजेपी को मुझे लगता है कि अब भी सोचना चाहिए कि आइडियोलॉजिकल पार्टी है, लिहाजा आइडियोलॉजिकल प्योरिटी को बनाए रखे। हाँ, कोएलिशन करे, कोएलिशन एक अलग चीज है, वो होता है सर्टेन फॉर्मूला के तहत, लेकिन जब आप पार्टी में समाहित कर लेते हैं और फिर वो भागता है, तो जरा आप सोचिए कि आप किस आधार पे उसको लाए थे, किस आधार पे आज वो गाली देता हुआ चला गया, कहता बीजेपी में कोई नहीं रहेगा। 4 साल आपको बीजेपी खराब नहीं लगी,
लेकिन जी, जैसे ही बीजेपी बिल्कुल। हार जाती है, सत्ता में नहीं आती है, राज्य में, इनके सर माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ, इस वक्त एक बड़ी मेरे खबर आ ख्याल रही से है। अनुराग दीपक सर इस वक्त अनुराग, एक बड़ी हमको खबर आ रही है। तापस के पास जाना चाहिए, जी। तापस के पास जाना चाहिए और ये पूछना जी। चाहिए कि और कौन कौन से लोग लाइन में हैं। बिल्कुल, अनुराग, हमको तापस के से पास जाना चाहिए और पूछना दीपक चाहिए सर कि तापस से हम संपर्क करेंगे। माफ कीजिएगा, मैं आपको भी रोक रहा हूं, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। कोरोना संकट और उससे निपटने के उपायों की जानकारी राष्ट्रपति को देंगे। इससे पहले सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, इस समय मुकुल राय की अगर बात की जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे उसमें अभी फिलहाल दिल्ली में कोई बीजेपी का नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। सब लोग कन्नी काट रहे हैं और जो कैलाश विजयवर्गीय हैं उनसे लगातार हम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय इस पे क्या कहते हैं, चूंकि उनकी बड़ी भूमिका है, वो बंगाल के प्रभारी हैं। विकास, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रपति से मुलाकात, योगी आदित्यनाथ का आज का दिन भर का पूरा कार्यक्रम, उसको लेकर जो अपडेट आपके पास हो? जी देखिए, जी योगी आदित्यनाथ को तो पहले जेपी नड्डा के साथ मीटिंग खत्म होने के साथ ही पहुंच जाना था, लेकिन नड्डा के यहाँ उनकी मीटिंग 2 घंटे तक चली, इसलिए वो समय निकल गया था। तो फिर से समय निर्धारित हुआ और अब वो राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति से। तो और उनसे मुलाकात करके वो पूरी उनको भी जानकारी देंगे। हालांकि क्या जाना किस मसले पर वो जाके मिलेंगे, क्या बात करेंगे, इसका खुलासा तो नहीं किया गया है। और इनसे मिलने के बाद सीधे वो लखनऊ रवाना हो जाएंगे। यानी इन्हें दोपहर में ही मिलना था, लेकिन वो समय निकल गया था, तो दोबारा इन्हें समय दिया गया राष्ट्रपति भवन से, फिर दोबारा इन्होंने संपर्क किया था। तो अब वो मिलने के लिए जा रहे हैं। जब वो राष्ट्रपति से मिलेंगे तो उसके बाद अगर कहीं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कल से लेकर अब तक दिल्ली की मीडिया से उन्होंने बात नहीं किया है, लगातार हम लोगों ने प्रयास किया कि जब वो गृह मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, जेपी नड्डा से मिले, कि वो कुछ तो बोलें, कुछ तो मीडिया से बात करें कि आखिर वो दिल्ली में 2 दिनों से हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या बातें हो रही हैं। बिल्कुल वो चुप्पी साध रखे थे। तो अब उम्मीद की जा रही है कि शायद वहाँ से निकले तो फाइनली वो बात करके तब लखनऊ की ओर रवाना हो, तो कुछ जानकारी लगे जो राष्ट्रपति से उन्होंने क्या बात की, क्योंकि उनके गृह प्रदेश से ही हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी जानकारी वो दें, उनका दिशा निर्देश भी हो लें। तो अब वो राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद वो सीधे लखनऊ की ओर रवाना हो जाएंगे। जी दीपक सर। देखिए, योगी आदित्यनाथ की इस दिल्ली यात्रा के बहुत बड़े और गंभीर राजनीतिक मायने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, विधानसभा में 300 से ज्यादा सीटें लेकर आई थी। और क्या भारतीय जनता पार्टी उस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? आज अगर यह सवाल पूछा जाए तो आज इस सवाल पर कई सारे क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं। उन सवालों से कैसे ध्यान हटाया जाए और एक नई इमेज कैसे पेश की जाए, इसी के मेकओवर करने के सिलसिले में योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण मुलाकातें की है। कई चीजों का ब्लूप्रिंट तैयार होगा इन मुलाकातों के बाद, क्योंकि पार्टी और आरएसएस के लेवल पर फीडबैक योगी आदित्यनाथ सरकार के बारे में भारतीय जनता पार्टी पा चुकी है। एमएलए और मंत्रियों के असंतोष को कैसे दूर किया जाए, मंत्रिमंडल का कैसे विस्तार किया जाए, इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग के इक्वेशन और क्षेत्रीय समीकरणों को कैसे साधा जाए, इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक्शन प्लान तैयार कर रही है, जिसकी बातचीत के सिलसिले में योगी आदित्यनाथ आए थे। और अब मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जी और बीएल संतोष से मिलने के बाद फाइनली वो एक रोड मैप दे पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव में जाती है उसे पश्चिम बंगाल का एक बड़ा झटका लगा है, आज दूसरा झटका मुकुल राय का भी है। और कोरोना से भी ध्यान हटाना है सरकार को, क्योंकि अगर जितनी भी कोरोना की चर्चा होगी उतना बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगी। तो एक परसेप्शन की लड़ाई लड़नी है उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर, और उसी परसेप्शन की लड़ाई को कैसे लड़ा जाए उत्तर प्रदेश में और वहां पर मिशन 2022 की शुरुआत, ये दोनों चीजों के लिए योगी आदित्यनाथ ने ये 3 लंबी बैठकें की है। और मुझे लगता है कि इसके कुछ ना कुछ नतीजे अगले हफ्ते 2 हफ्ते में लखनऊ में चेंजेस के तौर पर हमको देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो चेंजेस हैं ये अगले 2 से 4 हफ्ते के भीतर हो जाना चाहिए, ऐसी संभावना की पूरी संभावना है। लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया है कि चुनाव योगी और मोदी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। धीरेन्द्र पुंडीर, क्या इन संभावित बदलावों का सियासी तौर पर फायदा बीजेपी को हो पाएगा, तब जबकि चुनाव का वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है? साथ ही कुछ अपडेट जो आपके पास हो।
देखिए, अभी तो जो यहाँ जो भी तमाम चीज़ें तय हो रही हैं उनके बारे में शाम तक ही कुछ चीज़ें बिल्कुल ठोस तौर पर आएंगी, क्योंकि अभी तक जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं उनमें अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो वो उस तरह के सोर्स हैं जो वहाँ बातचीत करने के बाद आप तक पहुँच रही हैं खबरें। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में ये डिवीज़न हो सकता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, पावर को किस तरह से अगर विस्तार होता है मंत्रिमंडल का, क्योंकि एक चीज़ ज़रूर है, बीजेपी ये साफ कर चुकी कि वो योगी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन तब तक ये इतनी सारी चीज़ें जिस तरह से सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि ये बीजेपी के हक में नहीं हो सकती और इसके एक बहुत सारे मायने होंगे। जिस तरह से पावर को डिसेंट्रलाइज करने की बात है, यहाँ कोशिश ये भी की जा रही है, इस तरह की बातचीत है, ये इस पर बहुत ज़्यादा ठोस मैं ये नहीं कहूँगा कि किस तरह से मंत्रिमंडल में क्या जगह दी जाएगी, यानी जो ए.के. शर्मा को शामिल किया जाना है तो उनको क्या दिया जाना है और बाकी तमाम जिन लोगों को शामिल करना उनको क्या दिया जाना, इस पर बातचीत कहा जा रहा है कि अड़े हुए हैं। क्योंकि जो गृह विभाग है, सबसे बड़ी लड़ाई गृह विभाग को हो सकती है लेकर हो कि किस तरह से उसको ए.के. शर्मा जी तक पहुंचाया जाए। इस तरह की बातचीत है ये, इनके बारे में अभी कोई ठोस नहीं, लेकिन जो लोग अंदर से लोग बताने की कोशिश करते हैं कि वो ये एक लाइन ये भी है। लेकिन अगर हम योगी के पूरे उस 4 साल के कार्यकाल को देखते हैं अनुराग, तो वो ताकतवर तभी होते हैं जब वो आप बीजेपी तो चुनाव से पहले मंथन कर रही है, विमर्श कर रही है, स्थितियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। यूपी में कांग्रेस कहां है, क्या ये सवाल मुझे पूछना चाहिए आपसे? देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति यूपी में जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। मैं उसको तहे दिल से स्वीकार करूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम ग्रास रूट तक काम कर रहे हैं और उसके आने वाले दिनों में रिजल्ट आएंगे। लेकिन मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है, अभी हमारे रिपोर्टर न्यूज नेशन साहब कह रहे थे कि न्यूज नेशन के पावर डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रिमंडल में कौन रहेगा, शायद हो सकता है राष्ट्रपति जी से दिशा निर्देश लेने गए हों। तो क्या ये गवर्नर की तरह राष्ट्रपति भवन को भी बीजेपी का ऑफिस बनाने की बीजेपी की तैयारी है क्या? मुझे लग रहा है शांति से पहले की, तूफान से पहले की बहुत बड़ी शांति नजर आ रही है। ये आज किस तरह से ए.के. शर्मा को गृह विभाग दे दिया जाए, तीनों इलेक्शन कमिश्नर यूपी से ले आए जाएं, ये कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल कोई बड़ा 2024 का काम चल रहा है, जो तमाम इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी गिरी है और उसकी कहीं भूमिका तो नहीं बन रही है पूरी तरह से, ऐसा नजर आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नाम पर वोट घिसकर लगाने को नहीं है। क्या राष्ट्रपति से दिशा निर्देश लेंगे वो? दीपक सर, समय खत्म हो रहा है, कोई सवाल जो पैनलिस्ट से आप पूछना चाहें, अपनी बात कहना चाहें? नहीं, आलोक जी ने जो टिप्पणी की है, मुझे लगता है अपराजिता जी को अपराजिता जी से इसका जवाब लेना चाहिए। अपराजिता जी, क्या लगता है आपको, क्या पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात कर रहे हैं आलोक शर्मा उलाहने में, वो आपको उलाहना दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि भाई यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, वो ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्या कहेंगे? आलोक जी को मैंने सुना, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस अंतर्यामी भी हो गई है। बंद कमरे में क्या बातचीत होती है ये उन्हें पता चल गया है और ये देश के समक्ष रखना चाहते हैं। हास्यास्पद। मैं कहना चाहूंगी कि 2022 में विधानसभा का चुनाव है। उत्तर प्रदेश सबके लिए, हमारे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और इस दिशा में किसी भी मुद्दे को लेकर बातचीत हो सकती है तुंग नेताओं के साथ। मैं कह दूं कि विकास के मुद्दे हैं, उनके विषय में चर्चा हुई होगी, या दूसरा मैं कह दूं कि इलेक्शन चुनाव के लिए मैं तीनों बड़े नेताओं की बात कर रही हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विषय में कह रही हूं, मैं नड्डा जी के विषय में कर रही हूँ, अमित शाह जी के विषय में कर रही हूँ, मैं राष्ट्रपति जी के विषय में अभी मैंने भी कहा, मैं 3 नेताओं के विषय में मैं कहना चाहती हूँ कि रणनीति को लेकर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी गए होंगे और बातचीत हो रही होगी। उनका ट्वीट भी हमने देखा, उन्होंने कहा है कि सौजन्यमूलक साक्षात्कार था इन नेताओं के साथ और उनका मार्गदर्शन लेना है। जहां तक राष्ट्रपति जी का सवाल है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब भी आते हैं योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली तो सौजन्यमूलक साक्षात्कार ठीक है। आप करें कटसी मीटिंग है जो अमूमन होती है किसी राज्य के मुखिया की बाकी तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे तमाम पदाधिकारियों के साथ। लेकिन एनके सिंह सर, जो वक्त बचा है चुनाव में, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन या सरकार के स्तर पर जो भी सुधार करती है, बदलाव करती है, क्या वाकई उसका कोई व्यापक असर होता आपको नजर आता है?
नहीं, देखिए, अगर कोई लॉ बना के कोई पॉलिसी डिसीजन लेते हैं जो पब्लिक वेलफेयर का है, किसी एक सोशल सेगमेंट का है, किसी कास्ट का है, उसका तो फायदा मिलता है। लेकिन जो कॉस्मेटिक चेंज अगर आप करेंगे तो कॉस्मेटिक फायदा ही तो मिलेगा ना। आप किसी ब्राह्मण को ले आके बैठा देंगे, कहेंगे ये अपना वाला ब्राह्मण है, उससे क्या ब्राह्मण मुतासिर हो जाएगा? ये सिंबल्स की राजनीति बहुत पहले हुआ करती थी। अब आप ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण तो ऑलरेडी थे आपके यहाँ, आपका स्पीकर ब्राह्मण है, लक्ष्मीकांत को आपने किनारे कर दिया, लेकिन इस समय भी आपके यहाँ ब्राह्मण डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। लिहाजा ये कहना कि कहीं ब्राह्मण ला देंगे तो ब्राह्मण खुश हो जाएगा, पटेल ला देंगे तो पटेल खुश हो जाएगा, ये जो कॉस्मेटिक चेंजेस है, इससे लाभ आपको सिर्फ कॉस्मेटिक मिलेगा। हाँ, पॉलिसी डिसीजन, कोई एक्ट ला रहे हैं, कोई नई पॉलिसी दे रहे हैं यूपी के लोगों के लिए, कोरोना में आप अच्छा मैनेज कर रहे हैं, अगर ये करते हैं तो इसका लाभ मिल सकता है। जी आलोक जी कहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से एनके सिंह साहब ने बात कही कि वाजपेयी साहब मेरठ से जीत कर आते थे और वो जब 303 सीटें आई तो वो हार गए, और जब वो 20-30 सीटें बीजेपी की आती थी तो वो जीत कर आते थे। ये बहुत बड़ा सवाल था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ब्राह्मणों के जो बच्चे 5 साल में बेरोजगार हुए हैं, क्या उसकी भरपाई बीजेपी एक व्यक्ति को बैठाकर कर पाएगी? आप देखिए, एसएससी से लेकर और तमाम जगह पर जहां वैकेंसी नहीं निकली, आप यूपी में देखिए सबसे ज्यादा ब्राह्मण तबका दीपक जो सर, होता है, कॉस्मेटिक बदलाव का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होने जा रहा है। एनके सर का ये कहना सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कुछ करते हुए दिखाई पड़ना है। खासतौर पर दूसरी कोरोना की लहर के बाद भारतीय जनता पार्टी के काडर के जो अंदर जो असंतोष है, उनको कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व करना है, वरना भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन 2022 की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी अनुराग। इसी के चलते अब मेरे ख्याल से इतना वक्त नहीं बचा है जिसमें आप एक सॉलिड इंजीनियरिंग कर सके। जो चेंजेस होंगे वो शॉर्ट का 8 महीने के लिए होंगे, और 8 महीने के बदलावों को हम दीर्घकालीन बदलाव नहीं कहेंगे, इसीलिए मैंने कॉस्मेटिक शब्द का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल देखना होगा किस तरीके के बदलाव होते हैं। अभी तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। हर अपडेट न्यूज नेशन सबसे पहले तमाम दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा।